डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? लेमार्क की थ्योरी पढ़ी थी आपने एवोल्यूशन के बारे में। आज डार्विन की थ्योरी आपको पढ़ाते हैं। डार्विन की थ्योरी लेमार्क की थ्योरी से ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। उसकी वजह क्या है? डार्विन ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस थ्योरी को पब्लिश करने के लिए। उसने क्या किया, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। डार्विन ने अपने दोस्तों के लिखे हुए किताबों से कुछ हेल्प लिया और डार्विन ने खुद एक ख़ास इलाके का विज़िट किया, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों का उसने विज़िट किया, खुद गया वहाँ। उसमें से एक जज़ीरा बहुत मशहूर है, गैलापागोस। एक जज़ीरे का नाम है गैलापागोस। वो वहाँ पे गए तो अपने दोस्तों के बुक से उसने कुछ मालूमात इकट्ठे किए। किसी दोस्त ने इकोनॉमी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि भाई आबादी इस तरह बढ़ रही है, इस तरह कम हो रही है, खुराक इस तरह कम हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। इसने कुछ मालूमात वहाँ से ली। कहीं तो वो अपने दोस्तों की जो जियोलॉजी के जो बुक्स हैं जिसमें ज़मीन के बारे में मालूमात है, वो भी उसने स्टडी किए। उसने दूसरे लोगों के किताबों को स्टडी किया पहले। उसके बाद उसने एक सेट माइंडसेट बना लिया कि यार मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ ये हो क्या रहा है। वो गया विजिट पे, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, कुछ खुद अपनी आंखों से उसने कुछ देखा। क्या देखा कि एक इलाके के जो जानदार है उसने देखे, एक इलाके के जानदार देखे, और फिर जब आगे जाते हैं तो फिर उसी तरह के जानदार नज़र आ जाते हैं, लेकिन उसके शेप में चेंजेस आई हुई है। तो उसके ज़हन में ये आया कि वो इलाका डिफरेंट था, ये इलाका डिफरेंट है, इसीलिए वहाँ के जानदार उस माहौल के मुताबिक एडाप्ट हो गए, थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई है उनके बॉडी में, और ये जो जानदार है ये अपने माहौल के साथ एडाप्ट हुए हैं। माहौल का एक बहुत बड़ा असर है, उसने नोट किया इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में कभी कभी तूफ़ान आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, राइट? कभी पानी ज़्यादा, कभी पानी कम, रोशनी, ये माहौल है। तो उसने एक चीज़ नोट किया कि माहौल जो है वो ज़िंदा चीज़ों की बॉडी को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, इन्हीं इंसानों में आपने देखा होगा एक इलाके के इंसान दूसरे इलाके की उससे थोड़े बहुत शक्ल के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। बकरी का अगर आप एग्जाम्पल लें, मैदानी इलाके में जो बकरियाँ मिलती हैं वो कुछ और होती है, ठीक है, थोड़ा सा शेप में चेंज। और जो पहाड़ के अंदर, पहाड़ों में जो बकरियाँ रहते हैं उनका शेप अलग है, उनके अंदर बाल बड़े होते हैं। क्यों? उन बकरियों का बाल तो किसी ने काटे नहीं है, उसका माहौल ने उसको ऐसा बनाया हुआ है। तो इस पर एक चीज़ है, हम इस पर एग्री करते हैं, इत्तेफाक करते हैं कि जी हाँ, हर जिंदा चीज़ पर माहौल का असर होता है। हर जिंदा चीज़ अपने माहौल के साथ अडॉप्ट करने के लिए थोड़ी बहुत तब्दीली अपनी बॉडी में ले आते हैं। बस मेंडल ने, डार्विन ने ये तब्दीलियाँ नोट की, राइट? जब उसने ये सारी की सारी चीज़ें नोट की, उसके जहन में एक आइडिया आ गया, और जो आइडिया आ गया उसने उस आइडिया को एक किताब की शक्ल में ट्रांसफ़र किया। उसने खुद अपना एक किताब लिखा, ठीक है। उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, उस किताब का नाम था, जो कि उसने बाकायदा पब्लिश किया। जैसे कि आजकल लोग रिसर्च करते हैं फिर उसको पब्लिश करते हैं ताकि पूरी दुनिया उसको देख सके। उसने भी अपना वो जो रिसर्च था उसने उसको पब्लिश कर दिया, लेकिन वो जो किताब का नाम था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये उसके किताब का नाम है, जो उसने बड़े मेहनत के बाद आखिरकार उसमें अपना सारा डेटा लिख ही डाला। उसके किताब का सारा बुक तो आज आपको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उस बुक का जो खुलासा है, जिसमें ये एवोल्यूशन के बारे में आपको कुछ आइडिया दिया जाता है, वो इन 4 हेडिंग्स पर मुश्तमिल है। पूरा जो बुक था, एक है ओवर प्रोडक्शन, हेरिटेबल वेरिएशन, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, एंड लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन। ओवर प्रोडक्शन आपको स्टार्ट करते हैं। ओवर प्रोडक्शन क्या चीज़ है? ओवर प्रोडक्शन मीन्स कि सबसे पहले क्या था, जानदारों की जो तादाद थी उसमें क्या हुआ, इजाफा हुआ। उन्होंने
बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से रिप्रोड्यूस करना शुरू किया जानदारों ने, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन मीन्स 2 बच्चे, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह के इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एक तो ये भी इंक्रीज है कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ना, ये भी तो इंक्रीज है, लेकिन ये नहीं है, ये बहुत स्लो इंक्रीज है, ये बहुत खतरनाक, बहुत शार्प इंक्रीज है, 2 से 4, 4 से 8, राइट, इट्स रैपिड। कहते हैं जानदारों की आबादी इस तरीके से बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा जानदार आ रहे थे। तो जब उनकी आबादी बढ़ रही थी, ये पॉइंट तो हो गया। अब यहाँ पर क्या, हेरिटेबल वेरिएशन। कहते हैं कि जो भी जानदार थे उनमें वेरिएशन एग्जिस्ट करता था पहले से। लेमार को ये बात पता नहीं थी। लेमार क्या कहता था, उसने वेरिएशन की बात की नहीं, लेकिन डार्विन ने एक चेंज लाया। डार्विन ने कहा कि जो जानदार पहले से थे उनमें वेरिएशन भी पहले से था, यानी कुछ जानदारों के अंदर बड़े मजबूत जीन्स थे, जीन्स की भी बात करें, जीन्स तो आपको पता है, और कुछ जानदारों की बॉडी में दरमियाना क्वालिटी के जीन्स थे, कुछ जानदारों की बॉडी में कमज़ोर टाइप के जीन्स थे। तो जो जानदारों के अंदर मजबूत क्वालिटी के जीन्स थे उसको हम लोग नाम देंगे वेरिएंट्स। आयो कभी में लिखा होगा हियर वेरिएंट्स, वेरिएंट्स, ये वेरिएंट्स। वेरिएंट्स का मतलब क्या है, हर वो जानदार जिसके अंदर डिफरेंट क्वालिटी के जीन्स मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वेरिएंट। तो हेरिटेबल का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएशन जानदारों के अंदर थी वो बच्चों में ट्रांसफर भी हो सकती है। हेरिटेबल वेरिएशन का मतलब क्या है कि जो वेरिएशन बच्चों के अंदर थी वो पास हो सकती है माँ बाप से बच्चों के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज हेरिटेबल वेरिएशन। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पहले से छोटे गर्दन वाले ज़ेब्रा भी मौजूद है और लंबे गर्दन वाले ज़ेब्रास भी मौजूद है, पहले से मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेरिटेबल वेरिएशन। छोटे गर्दन वाले ज़ेब्रा जो है या जिराफ जो है वो जब बच्चे देंगे तो वो छोटे गर्दन के ही आएंगे, लंबे गर्दन वाले फिर लंबे गर्दन के आएंगे, लिहाजा ऐसा वेरिएशन क्या है, हेरिटेबल है। अच्छा, तो ये पॉइंट भी आपको मैंने बता दिया। सम ऑर्गेनिजम्स वर विद बेस्ट वेरिएशन। बेस्ट वेरिएशन का मतलब क्या है, ऐसा जानदार जो अपने आप को किसी भी ख़तरनाक, किसी भी डायस्ट्रेस इन्वायरमेंट के अंदर जो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेस्ट वेरिएशन। एक ऐसा जानदार है जिस पर कोई थोड़ा सा माहौल में तब्दीली आई, बस वो जानदार उधर गुजारा नहीं कर सकता और मर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिसका माहौल अगर एकदम से चेंज हो भी जाए तो उस माहौल के मुताबिक अपने आप को क्या कर सकते हैं, एडाप्ट कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे जानदारों को हम बोलते हैं कि दे आर बेस्ट वेरिएशन। और जो जानदार अपने माहौल का मुकाबला नहीं कर सकते, जो जानदार माहौल को एडाप्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो तो मर जाएंगे ना। सो उसके अंदर जो वेरिएशन है वो वीक टाइप का वेरिएशन, वो बेस्ट वेरिएशन नहीं है, वो फिट नहीं है अपने माहौल के साथ, राइट। इस बात पर डार्विन ने एक बात भी की, फिटिस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटिस्ट। ये एक बात है, बहुत मशहूर हुआ है, सर्वाइवल ऑफ द सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है, सर्वाइवल, सर्वाइव, सर्वाइव मतलब बच जाना, सर्वाइवल, सर्वाइव। और फिटिस्ट तो सबको पता है फिट क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि माहौल ऐसा चेंज हुआ जानदारों के ऊपर कि वो तमाम के तमाम जानदार जो फिट थे, जो मजबूत थे, वो बच गए, और जो जानदार फिट नहीं थे वो सर्वाइव नहीं किया, वो मर गए। ये है डार्विन की लास्ट स्टेटमेंट, कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल। यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ, कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल। अब देखो आबादी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आबादी आ गई है, जानदार बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन फूड बढ़ रहा है किस पेशन में, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन्स 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इसका मतलब
इसमें उसमें क्या फर्क है? वो डबल इंक्रीज हो रहा है, यहां पर सिर्फ 2 का इजाफा हो रहा है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो फूड इस तरीके से इस स्टाइल से इंक्रीज हो रहा है। और आबादी किस तरीके से इंक्रीज हो रही है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से इंक्रीज हो रही है। व्हाट विल हैपन? यस, फूड कम हो जाएगा। आबादी ज्यादा है, फूड कम होगा। फिर क्या होगा? जब फूड कम हो जाएगा तो जानदारों के दरमियान एक किस्म का मुकाबला शुरू हो जाएगा, राइट? मुकाबला जब शुरू होएगा तो फूड कौन लेके जाएगा? जो ज्यादा स्ट्रांग हो, जो ज्यादा फिट हो, जिसमें पहले से ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी मौजूद हो, जिस जानदार में पहले से ही जबरदस्त तरह का वेरिएशन मौजूद हो, वो ही बच जाएगा। हम लोग अपने जबान में क्या कहते हैं कि नेचर ने, हम इसका इल्जाम किस पे डालते हैं? नेचर ने, कि नेचर ने इन जानदारों को सेलेक्ट किया। किनको? जो ज्यादा स्ट्रांग थे, जो ज्यादा फिट थे, नेचर ने क्या किया? उसको सेलेक्ट किया, मतलब वो बच गए। और जो फिट नहीं थे, कमजोर थे, वो आस्ता आस्ता मर जाएंगे, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे तो उसके बच्चे नहीं होंगे, आबादी नहीं होगी, नस्ल नहीं होगा, और वो आस्ता आस्ता से दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। सो एक किस्म का जानदार ख़त्म हो गया, दूसरा वेराइटी वो एकदम से ग्राउंड पर हमें नज़र आया। तो दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। ये है तब्दीली। डार्विन ने तब्दीली को इस तरीके से वो किया कि भाई एक ख़त्म हुआ, दूसरा शक्ल हमारे सामने आ गया। अब डार्विन ने गिराफ को किस तरह से एक्सप्लेन किया? लेमार्क ने तो आपको बता दिया कि लेमार्क के नज़रिए में यह था कि पहले से सारे के सारे छोटे गर्दन वाले जिराफ थे, और वो छोटे गर्दन वाले ने जो क्या किया, घास ख़त्म हुआ ज़मीन पर, उन्होंने दरख्त के शाखों को खाना शुरू कर दिया। दरख्त के शाखों को खाने के लिए अपने गर्दन को बार बार स्ट्रेच करना पड़ा, तो उनके गर्दन लंबे हो गए। जब उनके गर्दन लंबे हो गए, फिर वो जो लंबे गर्दन का जो कैरेक्टर था, जो एक्वायर्ड हुआ था लाइफ में, वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ, वो था। लेकिन डार्विन कह रहा है कि पहले से वेरिएशन मौजूद था। वेरिएशन मतलब इख्तिलाफात मौजूद थे। कुछ लंबे गर्दन वाले के गर्दन वो भी थे, और ये छोटे गर्दन के जिराफ भी थे। तो जब माहौल चेंज हो गया, एक किस्म का माहौल चेंज हुआ, घास ख़त्म हो गया, हालात चेंज हो गए, तो ये जो था ये अच्छा वेरिएंट नहीं है। इट्स नॉट अ गुड वेरिएंट बिकॉज इट कैन नॉट compete, it cannot adapt to their environment. So ये पहले से फिट है, ये बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा। सो लास्ट में हमें लंबे गर्दन वाले जिराफ ही मिल जाएंगे। इसका अब ये फ़ायदा हुआ कि पहले से भी ये मौजूद था, इनके जब बच्चे हो जाएंगे तो ज़ाहिर है उसके बच्चे भी लंबे गर्दन वाले होंगे, लिहाजा इस पर आप कोई इतराज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डार्विन की थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लेमार्क। लेमार्क ने कहा था कि जो तब्दीली दुनिया के ज़िंदगी के दौरान आ जाती है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन डार्विन ने कहा नहीं। डार्विन ने कहा पहले से ही वेरिएशन एग्जिस्ट करेगा, जो वेरिएशन ज़्यादा फिट है वो ज़िंदा रह जाएगा, और जो फिट नहीं है उस दुनिया से गायब हो जाएगा। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ गिराफ लॉन्ग नेक। ये उसने उस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं एविडेंस की तरफ। इवोल्यूशन हुई है, क्या सबूत है या नहीं है, राइट? एक तो थ्योरी था। डार्विन की थ्योरी के बाद उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई। डार्विन ने जो कुछ बताया, बट के सपोर्टिव रोल आया, और किताबें आ गई साइंस की। कौन कौन सी आई? जेनेटिक्स, ये साइंस का ब्रांच आया। पैलियोंटोलॉजी, मुर्दा चीज़ों की स्टडी, मुर्दा जानदारों की स्टडी। इकोलॉजी, माहौल की स्टडी। ये नई नई किताबें आ गई। इन किताबों ने डार्विन की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मजीद उसको सपोर्टिव बना लिया। तो अब जो डार्विन की थ्योरी है, इन किताबों के बाद, इन बुक्स के बाद, डार्विन की थ्योरी का नाम चेंज हुआ नियो डार्विनिज्म, क्योंकि उस थ्योरी के अंदर नए नए नॉलेज आ गया। कहाँ से नया नॉलेज आया? इन बुक्स से नया नॉलेज आया। डार्विन की थ्योरी के अंदर हमने फिट की, तो डार्विन की थ्योरी जो है अब उसका नाम क्या है? नियो डार्विनिज्म, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है?
सिंथेटिक डार्विनिज्म भी उसको कहा जाता है। अच्छा, प्रूफ आपको बताते कि क्या क्या सबूत है, क्या प्रूफ है एवोल्यूशन की। सो पहला जो प्रूफ है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप लोग क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। सो हमने यहाँ पर देखा, पहले आ जाते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर की तरफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर जिनका ऑर्गन्स शेप में डिफरेंट है, डिफरेंट शेप, लेकिन काम उसका क्या है, सेम है। डिफरेंट शेप, सेम फंक्शन। एग्जाम्पल है इसका विंग्स ऑफ द बर्ड एंड बटरफ्लाई। कौन कौन से एग्जाम्पल है? बर्ड और बटरफ्लाई का जो विंग्स है, बर्ड की विंग्स होते हैं या नहीं होते हैं, और बटरफ्लाई की भी तो विंग्स होते हैं, पर होते हैं। बर्ड्स के विंग में और तितली के विंग में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन काम दोनों का कैसे पता चला कि दोनों का काम एक है? उड़ते हैं ना वहां से। सो ऐसे ऑर्गन जिसका शक्ल डिफरेंट हो लेकिन काम एक जैसा हो, ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि ये जो जानदार है मुख्तलिफ इलाकों से, कुछ जानदार यहां से, इस इलाके से आए, यहां पर ये एक इलाका है, ठीक है। कुछ जानदार मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के जानदार थे, वो भी इस इलाके में आए हैं, ठीक है। तो इस इलाके का माहौल तो चूंकि एक जैसा है, कॉमन है, तो ये जो जानदार है और ये जो जानदार है, इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इस माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर दिया। लेकिन उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अभी भी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन सेम। क्यों सेम फंक्शन आया? बिकॉज ये दोनों जानदार एक ही जगह पर आ गए, एक ही तरह के माहौल में आ गए, इसीलिए फंक्शन क्या हुआ, सेम। मैं सेम फंक्शन इसलिए कहूंगा कि दोनों का इलाका क्या है, सेम इलाका है। सेम इलाके में है तो फंक्शन क्या होने लगा, सेम होने लगा। अलबत्ता उनके बॉडी के पार्ट्स अभी भी क्या है, डिफरेंट है। सो ऐसे इवोल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जिसमें मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ इलाकों से एक ही इलाके के अंदर आ जाए। कन्वर्ज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्ज। जब चीजें एक ही पॉइंट पर आ जाए, वी कॉल इट कन्वर्ज। तो जब जानदार एक कॉमन इलाके में आ गए, हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये कन्वर्ज हो गए। और फिजिक्स में आपने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का लफ्ज सुना होगा, वो लेंस की जब बात करते हैं, वहां पर तो रेस की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जानदार की बात हो रही है, जानदार जो है वो आ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड विच एवोल्यूशन, एनालॉगस स्ट्रक्चर से कौन सा एवोल्यूशन मिला हमें, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमें कहां से मिला, एनालॉगस स्ट्रक्चर से मिला। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, होमोलोगस स्ट्रक्चर की तरफ। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका अपोजिट है। सेम स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। एग्जांपल है, आप यहां मैंने लिखा हुआ है, ये जो है इसका एग्जांपल है। आर्म्स ऑफ द मैन, इंसान के हाथ, व्हेल के फ्लिपर, जैसे ये पानी के अंदर तैरते हैं, व्हेल के जो हाथ है उसको फ्लिपर बोलते हैं, ठीक है। और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको काट के देखोगे तो स्ट्रक्चर सिमिलर है, तकरीबन सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन काम अलग अलग है। आर्म्स ऑफ द मैन का काम अलग है, फ्लिपर ऑफ द व्हेल का काम अलग है, फंक्शन डिफरेंट है, और बर्ड्स के विंग्स का फंक्शन डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर तो एक जैसा है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, इसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर। और होमोलोगस स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर आपको कौन सा एवोल्यूशन देगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, इसका जरा उलट करके आप आ जाओ। ये एक इलाका है,
इस इलाके के अंदर जानदार रहते हैं, सारे पहले से एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो सबका बॉडी पार्ट्स एक जैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। माहौल में कोई तब्दीली आई, उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया। जब ये जानदार यहाँ से छोड़कर इधर आ गए, डिफरेंट इन्वायरमेंट था, और ये जानदार यहाँ से आकर इस इलाके में है, ठीक है, इस इलाके में, तो ये इलाका का माहौल डिफरेंट है। इन जानदारों ने अपना फंक्शन इस इलाके के साथ एडजस्ट कर दिया, और इन जानदारों ने अपना फंक्शन इस इलाके के साथ एडजस्ट किया। एक ही इलाके से जानदार दूसरे इलाके की तरफ क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वहां पर आकर उनका फंक्शन डिफरेंट हुआ, यहां पर आकर उनका फंक्शन डिफरेंट हुआ, लेकिन बॉडी के ऑर्गन्स अभी भी क्या है, सेम है। तो बॉडी के ऑर्गन्स अभी भी सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट हुआ। फंक्शन क्यों डिफरेंट हुआ, माहौल चेंज हुआ। डिफरेंट माहौल में जाएंगे तो डिफरेंट फंक्शन आएगा, सेम माहौल में आएंगे तो सेम फंक्शन आएगा। लिहाजा इस केस में हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है, होमोलोगस स्ट्रक्चर है, और ये एवोल्यूशन जो यहां पर है वो कौन सा एवोल्यूशन में आएगा, वो आएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से चीजें निकल जाए, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्ज, लिहाजा हमने इसका नाम रखा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और सेकंड जो प्रूफ है, ये पहला सबूत था, इवोल्यूशन का पहला सबूत था कंपैरेटिव एनाटॉमी। दूसरा जो सबूत है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं जो जानदारों में पहले प्रिज्यूमेबली फंक्शनिंग थे, काम करते थे पहले, लेकिन वक्त गुजरने के साथ 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 उन ऑर्गन ने काम करना छोड़ दिया। ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और वेस्टिजियल ऑर्गन से भी एक सबूत मिल रहा होता है कि यस इवोल्यूशन हैपन। एग्जांपल क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन का, इंसान के अंदर अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बिल्कुल, लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल इंड में नहीं बल्कि रेक्टम के साथ यहाँ पर एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, और बाज़ लोग उसको काट भी देते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। अपेंडिक्स जो है इंसान के अंदर इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। सो दिस इज विच ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसी तरह कोसिक्स है, इंसान की जो कमर की हड्डियां हैं उसका लास्ट पार्ट आपने सुना होगा, उसमें स्केलेटन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसिक्स। कहते हैं ये शायद पहले इंसान का दुम था, ठीक है, कोसिक्स, लेकिन पहले वो काम करता था, अभी वो काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर काफ़ी लोगों के इख्तिलाफात भी है, साइंटिफिकली भी और रिलीजियसली भी, तो मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, जो बुक कह रहा है वही है मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर तजाद बहुत, इख्तिलाफ बहुत है। एक और भी है, यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं कान के साथ जो कान को हिलाने में मदद देते हैं, लेकिन आप में से कोई कान को हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते हैं, लेकिन बाकी जो भेड़ बकरियाँ वगैरह है वो अपने कान को हिला सकते हैं, है कि नहीं, मसल के ज़रिए। तो ये जो मसल है ये अभी काम नहीं कर रहे हैं, सही है, तो ये मसल भी जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आता है। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स से भी साइंस ने ये अंदाज़ा किया कि कुछ बॉडी पार्ट जो थे पहले यूज़ नहीं थे, पहले काम करते थे, अभी काम करना छोड़ दिया, इसका मतलब तब्दीली आई हुई, एवोल्यूशन आया हुआ है, ठीक है। और थर्ड जो सबूत है, थर्ड सबूत वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसकी जगह बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ थर्ड वन, हियर इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, जनाब ये थर्ड है, सही है। नेचुरल सिलेक्शन, देखिए सॉरी अगर मैं इसके साथ एक और लफ्ज़ भी डालूं, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आपने नेचुरल सिलेक्शन तो पढ़ ही लिया कि नेचर ने क्या किया, जो बेस्ट जानदार फिट थे उसको सेलेक्ट कर दिया, वो बच गए, बाकी सारे मर गए, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ने पूरी स्पीशी को चेंज कर दिया। क्या किया उसने, नेचुरल सिलेक्शन ने क्या कर दिया, होल स्पीशी को क्या कर दिया उसने,
चेंज कर दिया। नेचर ने, मतलब ये है कि भाई मेंढक के ख़ानदान, फिश से मेंढक बना है कि नहीं? फिश एक स्पीशी है, मेंढक की दूसरी स्पीशी है। फिश से मेंढक बना, ये जो था वो कह रहा है ये कौन सी सिलेक्शन है? ये नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बजाय उसने क्या किया? उसने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? उसने क्या किया? एक कबूतर को दूसरे कबूतर के साथ मेट किया, बच्चे आए, फिर उसको मेट किया। इस तरह नस्ल दर नस्ल वो सिलेक्शन कर रहा था, जैसे आपने पढ़ा था ब्रीडिंग। आखिरकार एक नई क्वालिटी वाला कबूतर आया। कबूतर तो था, कबूतर था, बट उसके क्वालिटी चेंज हो गई। डिफरेंट कलर में, डिफरेंट आइज के कलर में उसको मिल गए कबूतर, बर्ड्स और पीजन्स पे क्या। अच्छा, टोमेटोज उसने लिया, एक टोमेटो को दूसरे टोमेटो के साथ जो है मेट किया, उसके बच्चे आए, फिर उसको आपस में मैच किया, आखिरकार उसको डिफरेंट क्वालिटी के टोमेटोज मिले। तो सिलेक्शन से उसको क्या मिला? डिफरेंट वैरायटी मिला। तो डार्विन ने सोचा कि अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक जानदार को विद इन अ स्पीशी, एक ही स्पीशी के अंदर इंडिविजुअल को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। यह बात मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिपीट करके बताऊंगा। डार्विन ने कहा कि अगर सेलेक्टिव ब्रीडिंग से हम एक इंडिविजुअल को चेंज कर सकते, कैसे चेंज किया उसने एक इंडिविजुअल को? सिलेक्शन से। मुख्तलिफ कबूतर से आखिरकार उसको दो कबूतर बर्ड्स को सेलेक्ट किया, मैचिंग किया, उनके बच्चों में से आखिर ऐसे बच्चे नजर आए जो कि बहुत ही डिफरेंट थे। आजकल आपने कभी सोचा नहीं है कि इतने सारे टमाटर कहां से है? एक तरह के देखो, हम लोग बस यही सबसे बड़ा मसला, ये हम लोग सिर्फ खाते हैं, सोचते नहीं है। भाई अब जरा अपने माहौल के अंदर देखिए, डिफरेंट टोमेटोज है, कहां से आए? ये है सेलेक्टिव ब्रीडिंग से हमें मिले। कबूतर, अच्छा कुत्ते, डॉग, हम तो ज्यादा लिफ्ट नहीं देते ना, यहां पर गली में बहुत ज्यादा है, खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जब आप फॉरेन जाएंगे तो वहां पर क्या है? एक तरह के कुत्ते हैं, डिफरेंट वैरायटी में कुत्ते मिल रहे हैं, सारे लोग उसको पालते हैं। कहां से आए वो? सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, दिस कॉल्ड ब्रीडिंग। दो कुत्तों को, नस्ल को आपस में मैच किया जाता है, उसके बच्चे आ जाते हैं, उनके बच्चों के अंदर क्वालिटी, नई क्वालिटी आ जाती है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। डार्विन ने सोचा कि अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन से एक स्पीशी के अंदर एक इंडिविजुअल चेंज हो सकता है, कबूतर के अंदर एक कबूतर चेंज हो सकता है, टोमेटोज के दरमियान एक टोमेटो चेंज हो सकता है, तो नेचुरल सिलेक्शन चूंकि एक बहुत ब्रॉड लेवल पे हो रहा होता है, ये तो इंसान कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन ब्रॉड लेवल पे होता है, तो इस नेचुरल सिलेक्शन से क्या होगा? पूरी स्पीशी चेंज हो जाएगी, पूरा एवोल्यूशन आ जाएगा। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का था, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का था। ये भी एज अ प्रूफ जो है वो दिया गया है कि यस, एवोल्यूशन हुआ है बाय द साइंटिफिक वे। लेकिन इसी एवोल्यूशन को जब मैंने आपको समझाने के बाद इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब नहीं है। सो ये थ्योरी 100% राइट भी नहीं है। हो सकता है बाज़ जगहों पे ये रिजेक्ट हो चुकी होगी, लेकिन बाज़ जगहों पे अभी तक रिजेक्ट नहीं हुई है। समझ आ रही है? तो आपने इसको समझना है और एग्जाम में अगर आया लिखना है। समझ आया? लड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है? समझो, सीखो और फुल स्टॉप लगाकर फारिग कर दे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।